जनवरी 1997 की ये बात है। सर्दियों के दिन थे और बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था। भारत के प्रधानमंत्री के आवास के ठीक सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। सिक्योरिटी को जैसे ही ये बात पता चल जाती है तो सिक्योरिटी भी अलर्ट हो जाती है। तुरंत ही दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों यहाँ पर बैठे हो। जब उन्होंने हड़काते हुए डांटते हुए लोगों से पूछा तो वो हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दीजिएगा, कोई गलती हो गई हो, बस हम तो एक इल्तजा लेके आए थे, हम तो एक रिक्वेस्ट लेके आए थे। हमारे बच्चों का कत्ल हो गया है और इस मामले की हम जांच करवाने के लिए आए थे। जैसे सिक्योरिटी ये बात सुनती वो कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी जांच करेंगे। वो कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री जांच नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आदेश कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। जब इस तरह की बात थी उन्होंने रिक्वेस्ट करना शुरू किया। वहाँ बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थीं। रोते हुए बिलखते हुए जब ये बात कर रहे थे तो सिक्योरिटी वाले भी पिघल जाते हैं। आखिरकार घर वाले, परिवार वाले बस एक ही जिद लगाए हुए थे कि हमारा मैसेज, हमारा संदेश आप प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दीजिएगा। सिक्योरिटी वालों ने भरोसा दिलाया कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, लेकिन आप यहां से चले जाइए, हम आपकी बात प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचा देंगे। जब इस तरह की बात थी आखिरकार घर वाले वापस अपने घर चले जाते हैं। सिक्योरिटी वालों ने जो वादा किया था वो वादा निभा देते हैं। उन दिनों प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा। और जैसे सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि आज आवास के ठीक सामने साहब कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो कहते हैं कि उनके बच्चों का कत्ल पुलिस वालों ने कर दिया है, इस मामले की जांच सीबीआई से करवा दीजिए। प्रधानमंत्री जी इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के बाद पीएमओ की तरफ से एक आदेश हो जाता है। आखिरकार इस मामले की जांच पहुंच जाती है सीबीआई को और आदेश होता है। जब सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी जाती है तो आखिरकार इस मामले में अब जांच पड़ताल होना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि सीबीआई अपनी चार्जशीट लगाकर अदालत में पेश करती, इस मामले में एक आईपीएस ऑफिसर थी, ट्रेनिंग ऑफिसर, वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होती हैं। वो मौका पाती हैं और मौका पाते ही इस देश यानी कि भारत को छोड़कर विदेश भाग जाती हैं, ब्रिटेन भाग जाती हैं। हालांकि उनको कई बार समन भी जारी होते हैं, लेकिन वो लौटकर वापस नहीं आते और लगभग इस बात को 29 साल बीत जाते हैं। उनका इंतजार जरूर किया जाता है आज भी, लेकिन वो लौटकर कभी वापस नहीं आती। मामला फिर अदालत पहुंच जाता है। अदालत जाने के बाद जो भी अन्य पुलिस वाले होते हैं उसमें एक डीएसपी बन जाता है और 4 पुलिस वाले और होते हैं। फिर उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और जैसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो परिवार वालों, जिनके बच्चों का कत्ल हुआ था, जिनके बेटों का कत्ल हुआ था, दरअसल वो अदालत के सामने रोने लगते हैं और रोते रोते उस जमीन को चूमते हैं। कहते हैं कि भले ही चाहे 20 साल 103 दिनों के बाद इंसाफ मिला हो, लेकिन हाँ आज हम खुश हैं। इस कहानी ने उस इलाके को नहीं बल्कि पूरे भारत को ही झकझोर दिया था, सोचने पर मजबूर कर दिया था। संभवतः भारत के इतिहास की शायद ये पहली ऐसी घटना होगी जिसमें कोई आईपीएस ऑफिसर ही भाग जाता हो और फरार हो जाता हो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का एक थाना लगता है भोजपुर, और भोजपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मछरिया। यहां पर भोजपुर थाने का एसएचओ होता है, नाम उसका लाल सिंह होता है। और ये तारीख थी 8 नवंबर साल 1996 और समय हो रहा था शाम के लगभग 4 बजे के आसपास। वो तुरंत ही एक वायरलेस करता है, वायरलेस से सूचना देता है कंट्रोल रूम को और कहता है एसएचओ कि 302 के मुलजिम रनपाल, भगवत और विनोद, हम इनको लेकर दोसा बजरंगपुर की तरफ जा रहे थे और अचानक ही मछरिया की पुलिया के पास हमें बदमाशों ने घेर लिया है। बदमाश लगातार गोलियां चला रहे हैं, हमें बैकअप की ज़रूरत है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर बैकअप पहुँचा दीजिएगा। और अगर देर हो गई तो हो सकता है कि हमारे पुलिस वालों के साथ भी कुछ हादसा हो जाए, हो सकता है कि किसी को गोली लग जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पर गोलियां चल रही हैं। जब गोली चल रही थी तो हाईवे पर जो वाहन थे इधर से उधर खड़े हो जाते हैं और लोग भी एक तरह से देख सकते हैं कि तमाशा सा चल रहा था। लोगों ने पूछने की कोशिश की कि क्या है। पुलिस वालों ने आगे पीछे जाने दिया कि यहाँ से जाओ, यहाँ रुको मत। और जैसे सूचना मिलती है तो गाजियाबाद के एसपी देहात होते हैं ओपी सागर, और मोदीनगर की एक सीओ होती हैं ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर ज्योति बेलूर, मोदीनगर के सब इंस्पेक्टर होते हैं श्रीपाल सिंह, और निवारी पुलिस स्टेशन के एएसआई SK यादव। ये भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर आने के बाद पता चलता है कि जो 2 बदमाश थे वो तो पहले ही मारे जा चुके हैं पुलिया के पास, और जो 2 बदमाश हैं वो ईख के खेत में छिपे हुए हैं। एनकाउंटर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एनकाउंटर में जो 2 बदमाश बचे हुए थे वो भी मारे जाते हैं। इसके बाद फिर मीडिया को बुलाया जाता है और मीडिया को बुलाने के बाद पुलिस एक दूसरे की पीठ थपथपा रही थी, वाहवाही कर रही थी कि आज एक बड़ा काम हुआ है। 4 बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया गया है। बदमाशों के पास हथियार थे, सबके पास तमंचे थे। उधर से 16 गोलियां चलती हैं और पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में 48 गोलियां चलती हैं। पुलिस की तरफ से रिवॉल्वर भी, कार्बाइन भी, स्टेन गन, राइफल, AK-47 जैसे हथियारों से उन बदमाशों का मुकाबला किया जाता है। मुकाबला करने में काफ़ी वक्त लगता है और आखिरकार
वो बदमाशों के बारे में जब मीडिया वाले पूछते हैं कि वो बदमाश कौन है, उनके नाम क्या है, तो कहते हैं कि हम उनकी शनाख्त नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका इंतजार किया जा रहा है, पहचानने की कोशिश की जा रही है। जब घर वाले परिवार वालों की तरफ से कोई संपर्क नहीं होता, जब उनकी पहचान नहीं होती, तो पुलिस वाले उनका अंतिम संस्कार भी करवा देते हैं। अब जैसे अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद फिर मीडिया अपने काम करना शुरू कर देती है। 2-3 दिन के बाद अखबारों में खबर प्रकाशित होती है और खबर में बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ था कि पुलिस ने मुठभेड़ में निर्दोष मजदूरों को मार दिया। इस तरह की बात ही जब अखबार में खबर प्रकाशित होती है, वाकायदा उनका फोटो भी छपता है। एक मजदूर का नाम होता है जसवीर उर्फ पप्पू, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। एक मजदूर का नाम था जलालुद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है। एक मजदूर का नाम होता है अशोक, जिसकी उम्र 17 साल होती है। और एक होता है प्रवेश। जसवीर, जलालुद्दीन, अशोक, प्रवेश, जिसमें जसवीर ही सबसे बड़ा होता है। चारों मजदूर के बारे में पता किया जाता है, वो मोदी नगर के इलाके के रहने वाले होते हैं। बस इतना था। जैसे ही अखबार में खबर प्रकाशित होती है, उसके बाद ये परिवार वाले, घर वाले, आसपास रिश्तेदार जो या स्थानीय नेता हों, लोग सड़कों पर उतर आते हैं और धरना, प्रदर्शन, हंगामा ये होना शुरू हो जाता है। हालांकि वो दौर ऐसा था, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई जोर नहीं था, बस प्रिंट मीडिया हुआ करती थी। अखबारों में या मैगजीनों में खबर प्रकाशित हुआ करती थी। और उसके बाद फिर लगातार लोगों जब सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, इन मजदूरों की जैसी लोगों के दिमाग में कहानी आती है, तो फिर लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा उबाला जाता है। हालांकि उस दौर के जो अधिकारी रहे होंगे, उन लोगों ने इन्हें समझाने की कोशिश की और इस मामले की जांच हापुड़ के सीओ को दे देते हैं। इस मामले की जांच सीओ हापुड़ करेंगे। सीओ हापुड़ ने बिल्कुल पूरी तरह से लीपापोती कर दी और लीपापोती करने के बाद इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी। लेकिन घर वालों को बड़ा ताज्जुब हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था कि उनके जो बच्चे हैं वो फैक्ट्री में इधर उधर जाकर मजदूरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे कैसे बदमाश हो गए, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उसके बाद जब घर वाले लगातार परेशान हो जाते हैं, तो चारों ही लड़कों के, चारों ही बालकों के परिवार वाले जो होते हैं, अब दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री के आवास के ठीक सामने जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे आवास के सामने बैठते हैं तो सिक्योरिटी को यह बात पता चल जाती है। सिक्योरिटी उन्हें समझाने की तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन उन्होंने कसम खा ली थी कि हम तब तक यहां से नहीं उठेंगे जब तक आप हमें यह भरोसा नहीं दिलाओगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री तुम्हारे इस मामले की सुनवाई करवाएंगे, यानी कि सीबीआई से इस मामले की जांच पड़ताल कराएंगे। और जैसे ही ये बात स्थानीय सांसद जो होते हैं रमेश चंद तोमर को ये बात पता चलती है, तो रमेश चंद तोमर ने संसद भवन में ही ये मामला उठा दिया कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। जब तोमर साहब ने इस मामले को उठाया, साथ ही वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, जिनका नाम इंद्रजीत गुप्ता होता है, उनके पास पहुंच जाते हैं और साथ ही वो प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पास पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब, मेरे क्षेत्र का मामला है, इस मामले की जांच आप सीबीआई से करवा ही दीजिए। थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री यानी कि पीएमओ ऑफिस की तरफ से एक आदेश हो जाता है, ये 1 फरवरी 1997 को सिफारिश की जाती है और 7 अप्रैल 1997 को आखिरकार सीबीआई दिल्ली को इस मामले की जांच सौंप दी जाती है। अब जब सीबीआई ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया है, तो जांच पड़ताल करने के बाद एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और वो एफआईआर होती है एसएचओ, जो भोजपुर थाने का एसएचओ होता है, नाम उसका लाल सिंह होता है, सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह, जो कि पहले जहां शुरुआत में जो सबसे पहले वहां पर मौजूद होते हैं, ये ज्यादातर ऑफिसर वही थे। रणवीर सिंह, कांस्टेबल सूर्यभान, कांस्टेबल सुभाष चंद्र, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद 10 सितंबर 2001 को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट अदालत में पेश कर दी। लेकिन इधर वो चार्जशीट अदालत में पेश कर रही है, लेकिन मौका पाते पहले ही जो आईपीएस ऑफिसर होती हैं ज्योति बेलूर, वो मौका पाती हैं और मई 2001 में ही देश छोड़कर सीधा इंग्लैंड भाग जाती हैं, लंदन भाग जाती हैं। जबकि चार्जशीट जो होती है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 5 महीने के बाद चार्जशीट लगनी थी। उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह का आभास हो चुका था कि चार्जशीट में उनका नाम भी होगा, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम होता ही नहीं है। आईपीएस ऑफिसर चली जुड़ जाती हैं, लेकिन उनको पहले से आभास हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। और वो गड़बड़ थी, इसमें एक जसवीर उर्फ पप्पू, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होती है, उसको 2 गोलियां लगी हुई थी। 2 गोली में से एक गोली जो होती है वो आईपीएस ऑफिसर की रिवॉल्वर, जो सरकारी पिस्टल उनके नाम से आवंटित की गई थी, उसी से गोली लगी हुई थी। आखिरकार जब एनकाउंटर पहले हो चुके थे, चारों को पहले ही मार दिया गया था और आईपीएस ऑफिसर देर से पहुंची थी, तो उनके पास जो पिस्टल रिवॉल्वर होती है, जो सरकारी रिवॉल्वर थी, उनके नाम से आवंटित थी, तो आखिरकार उससे कैसे गोली चली और कैसे जाकर जसवीर के शरीर के अंदर जाके भेद देती है, लग जाती है, इस बात का आज तक भी पता नहीं चल पाया। हालांकि मामला जब
अदालत में पहुंच जाता है। सीबीआई ने उन्हें भले ही चाहे दोषी न मानो, लेकिन अदालत ने दोषी मान लिया था। और जब अदालत ने इन्हें दोषी माना था, हालांकि दोषी नहीं, यानी कि कटघरे में खड़ा कर दिया था, इनके मामले में सुनवाई होनी थी, पूछताछ होनी थी कि क्या बात थी क्या नहीं, लेकिन उससे पहले ही वो देश छोड़कर जा चुकी थी। आखिरकार वक्त आगे लगातार बीतता चला जाता है और उनके पास लगातार सम्मन जाते रहते हैं। भारत के राजदूत के माध्यम से फिर इंग्लैंड में जाते हैं, इंग्लैंड की तरफ से बताया जाता है कि आपको वहां भारत बुलाया गया है, इस तरह सम्मन जारी हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी वापस मुड़ने की कभी कोशिश नहीं की। और यहां से प्रत्यार्पण करने की कोशिश की तो भारत उनका प्रत्यार्पण नहीं कर पाता, क्योंकि इंग्लैंड साफ साफ इनकार कर देता है कि हम इन्हें इस बात की इजाजत नहीं देते। ये बताया जाता है कि वो किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाती हैं और वहां पर बच्चों को, बालकों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं। लेकिन इधर लगातार मामला चल रहा था और जो देरी होती है वो आईपीएस ऑफिसर की वजह से ही होती है। आखिरकार 20 साल 103 दिन का समय बीत जाता है। इसके बाद 20 फरवरी साल 2017 की बात है, विशेष सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने 226 पेज की फैसले में सीबीआई की जो थ्योरी थी वो बिल्कुल उसको सही माना। और ये बताया गया था, ये जांच में ये पता चलता है कि वीरता का पुरस्कार हासिल करने के लिए और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने के लिए इन पुलिस वालों ने दरअसल 4 मजदूरों को जो बेकसूर थे उनको बेवजह मार दिया। वजह थी बस प्रमोशन हो जाए, वीरता का पुरस्कार मिल जाए, इस तरह की बात थी। आखिरकार जब इसमें सीबीआई ने इस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल जो हुई थी, उसके बाद जब पता चलता है तो ये चारों मजदूर होते हैं जो निहत्थे थे और चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। इसी बीच में एक जीप आती है और जीप में जो पुलिस वाले मौजूद होते हैं इन चारों मजदूरों को उठाते हैं। उठाने के बाद सीधा लेके चले जाते हैं और ले जाने के बाद 2 को पुलिया पे मार देते हैं और 2 को जाकर ईख के खेत में उनका एनकाउंटर कर देते हैं। और यहीं से एक सूचना वायरलेस से फ्लैश कर दी जाती है। बताया जाता है कि 4 बदमाशों ने हमें घेर लिया है, लगातार गोलियां चल रही हैं, 16 गोली उधर से चली हैं, हमारी तरफ से 48 गोली चल चुकी हैं, हमें बैकअप की जरूरत है। इस तरह की एक फिल्मी कहानी बनाई गई थी, लेकिन वो फिल्मी कहानी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि परिवार भले ही चाहे गरीब थे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस लड़ाई को लड़ते रहे थे। जब लगभग 20 साल 103 दिन के बाद इस फैसला आता है तो ये प्रवेश, जिसकी उम्र 17 साल होती है, उसके बारे में पता चलता है कि उसके पिता अदालत के चक्कर काटते काटते एक दिन उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कि जो उस बच्चे की माँ होती है उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और इस बीच में उसका मकान बिक जाता है, 8 बीघा जमीन खेती की जो थी वो बिक जाती है, एक प्लॉट होता है वो बिक जाता है। लेकिन इतने दिनों के बाद जब फैसला आता है तो वो एक ही बात कहती है उसकी माँ कि जिस दिन मुझे पता चला था उस दिन, एक दिन के बाद दीपावली का पर्व था और दीपावली, छोटी दिवाली की ये हम लोगों को पता चला था। और जैसे ही पता चला था हम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हम लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिरकार हमारा जो बालक है, इतना सीधा साधा जो मजदूरी करता है, वो क्यों बदमाशी करेगा, आखिरकार उसकी क्यों हत्या की। बाद में पता चला कि प्रमोशन पाने के लिए उन पुलिस वालों ने ऐसा किया है। तो माँ ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन जब इतने दिनों के बाद फैसला आता है तो उसने तसल्ली रखी, उसने कहा भले चाहे देर से आया फैसला लेकिन उसे इंसाफ मिला। ऐसी जसवीर उर्फ पप्पू होता है जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होती है। वो छपाई फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था। घटना से 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी, उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। इसी बीच में जब उसकी मौत हो जाती है तो पत्नी ये यहाँ से दूसरी जगह शादी वगैरह कर लेती है, लेकिन बेटी के बारे में नहीं पता चल पाया कि आखिरकार उसकी बेटी का क्या होता है। और जो पिता होते हैं, पिता इस बीच में उनकी पिता नहीं, माँ की अदालत के चक्कर काटते काटते मौत हो जाती है। इनका ब्रह्मकौर नाम होता है उनका। और इस केस को भैया और भाभी ने पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से लड़ा, लेकिन इस केस को लड़ने के लिए उन्हें बहुत कुछ बेचना पड़ा, बहुत सारा समय बर्बाद करना पड़ा, लेकिन इंसाफ मिलता है तो वो भी खुशी मनाते हैं। इसके बाद अशोक पुत्र किशन, जो कि इकलौता बच्चा होता है अपने परिवार का, उसकी 3 बहनें होती हैं। अदालत के चक्कर काटते काटते उसके पिता की मौत हो जाती है साल 2008 में और माँ को जमीन बेचनी पड़ती है, अपने गांव की खेती की जमीन, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने बेटे के इंसाफ के लिए वो लगातार लड़ाई लड़ती रहती है। ऐसे जलालुद्दीन होता है। जलालुद्दीन की माँ शरीफन कहती हैं, जो उस वक्त अखबार में प्रकाशित होता है, कि वो 5 भाइयों का मैं दूसरे नंबर का भाई होता है और उसके पिता भी अदालत के चक्कर काटते काटते उनकी भी मौत हो जाती है। लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी, फिर इस लड़ाई को माँ लड़ती है और उसके बाद माँ को भी बहुत कुछ बेचना पड़ता है अपने बेटे के इंसाफ के लिए। इधर आईपीएस के लिए लगातार उसमें समन जारी होते थे, लेकिन आईपीएस कभी लौट कर वापस नहीं आए। इंग्लैंड ने साफ इनकार कर दिया कि हम उनका प्रत्यार्पण करने के लिए तैयार नहीं हैं और वो कहती हैं कि वो उस वक्त जब एनकाउंटर हुआ था तो मौके पर नहीं थी और पहले ही उनका चारों का एनकाउंटर हो चुका था। लेकिन इस बात का जवाब कभी नहीं मिल पाया कि उनकी पिस्तौल से निकली हुई गोली जसवीर के शरीर के अंदर कैसे पहुंच गई। इस बात का जवाब ना सीबीआई दे सकी, ना कोई और दे सका और आईपीएस अभी भी भागी हुई हैं, वो कभी वापस लौटकर आई नहीं है। लेकिन
इस मामले में अदालत की तरफ से जो फैसला आता है, जो लाल सिंह एसएचओ था उस वक्त, वो अपने विभागीय स्तर पर प्रमोशन होता है, वो सर्किल ऑफिसर यानी कि सीओ बन जाता है। लेकिन उसको भी फिलहाल वो गाजियाबाद में कहीं विजयनगर जगह है, वहां पर रहने वाला था। और जब इनका अदालत ने फैसला सुनाया था तब वो रिटायर हो चुका था। रिटायर होने के बाद उसको भी सलाखों के पीछे इनकी जेल भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि इस अदालत कहती है कि ये उम्र कैद की सजा हमेशा या हमेशा के लिए काटता रहेगा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर जोगिंदर होता है जो कि वीआरएस ले लेता है इस फैसले से पहले, और रहने वाला होता है आगरा के अछनेरा, एक जगह लगती है। साथ ही सूर्यभान होता है इलाहाबाद का, एक सराय इनायत होती है, वो वहां का रहने वाला होता है। सुभाष चंद्र इंचोली मेरठ का निवासी होता है। लेकिन इसमें चौथा एक और आरोपी होता है पुलिस वाला रणवीर सिंह, जिसकी मौत हो जाती है 27 अप्रैल 2004 को। आखिरकार इसकी मौत हो जाती है। आईपीएस ऑफिसर कभी लौट कर वापस नहीं आती। और बाकी जो 4 पुलिस वाले होते हैं, जिसमें एक रिटायर्ड सीओ होता है, उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। बहुत बड़ा, लगभग 5 लाख रुपए से ज़्यादा इन पर जुर्माना भी लगाया जाता है। तो ये कहानी उन दोनों बड़ी चर्चाओं का विषय बन जाती है। और आखिरकार इन गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को मरने के बाद इंसाफ मिल जाता है। शायद ये ऊपर से अगर देख रहे होंगे तो अदालत का भी शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है। कहते हैं कि पाप का घड़ा भर जाता है, और इन पुलिस वालों के भी पाप का घड़ा भर गया था। उन्होंने कत्ल करने के बाद वीरता का पुरस्कार हासिल करना चाहते थे, प्रमोशन पाना चाहते थे, ऐसा सीबीआई की जांच रिपोर्ट में पाया गया था। हालांकि वो सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन बुढ़ापा जरूर उनका सलाखों के पीछे गुजरेगा। जाते जाते सुनील चौहान है और उनकी पत्नी है निशा चौहान। उनका जन्मदिन है निशा चौहान जी का। निशा चौहान जी, आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सनी मीना हैं जो छात्र नेता हैं, करौली के रहने वाले हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और नितिन चौधरी हैं और उनकी पत्नी है निशु चौधरी, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।